अपन आगे पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध। कल अपन ने पढ़ा था प्रशस्तियों के बारे में कि राजा अपनी प्रशंसा के लिए या राजा जो भी कार्य करता था उनका शासन वगैरह कैसा था, वो क्या कार्य करता था, उन सबको वो तांबे की या पीतल की तख्तियों पर लिखवा देते थे, जिसे कहा जाता था प्रशस्ति। ठीक है, आज अपन अब आगे पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध। अब जो भी युद्ध होते थे वो किसके लिए होते थे? पैसा कमाने के लिए, है ना, एक दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। और ये युद्ध क्यों होते थे, किन किन के बीच होते थे, कौन लड़ते थे और ये कैसे हुए थे, इन सब के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का अपना कोई क्षेत्र विशेष था। हर राजा अपने अपने क्षेत्र में राज कर रहा था, उनका शासन था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे और हर राजा अपने शासन का, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक दूसरे पर नियंत्रण करने का या अधिकार करने का प्रयास करता था और इसके लिए वे एक दूसरे से युद्ध करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अब जो कन्नौज नगर था, जो गंगा के क्षेत्र में था और कन्नौज बहुत ही समृद्ध एरिया था, वहाँ पर पानी बहुत अधिक था, खेती बहुत अच्छी होती थी, इसलिए कन्नौज एक बहुत ही समृद्ध नगर था और इस नगर पर हर राजा अधिकार करना चाहता था और इसके लिए कई राजाओं ने युद्ध भी किए। और उस समय गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये हमारे भारत के उत्तर में कन्नौज का एरिया है और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही समृद्ध थी, यहाँ के संसाधन भी बहुत अच्छे थे, यहाँ से अधिक पैसा कमाया जा सकता था। तो इसीलिए जो पाल राजा थे वो भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। इधर गुर्जर प्रतिहारों का था, ये गुर्जर प्रतिहार भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे और जो राष्ट्रकूट के राजा थे ये भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। तो इसके चलते क्या होता था कि तीनों में ही आपस में युद्ध होते रहते थे और तीनों ही कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ते रहते थे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे। कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ये तीनों ही आपस में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है, क्योंकि तीनों ही पक्ष वहाँ पर अधिकार करने के लिए लड़ते रहते थे। हर राजा अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपनी तरक्की चाहता था, तो इसलिए भी कई राजा आपस में युद्ध करते रहते थे। जैसा कि हम शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया और कई राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी सत्ता का प्रचार प्रसार करने के लिए भी या और अपने संसाधनों में, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरी शक्ति इतनी, मतलब इतनी सेना है, तो ये सब दिखाने के लिए भी उन्होंने कई बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे और जब राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो वे उन मंदिरों को भी नष्ट कर देते थे, मंदिरों को भी लूट कर ले जाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे और मंदिरों में भी बहुत सारा पैसा होता था जो युद्ध के समय आक्रमण करके दूसरे राजा वहाँ से लेकर चले जाते थे। फिर है अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद, है ना। अफ़गानिस्तान का एक नगर है जिसका नाम है गजनी और वहाँ का सुल्तान था महमूद, ठीक है।
ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। अब सुल्तान मोहम्मद ने 27 वर्ष तक शासन किया और 17 बार उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया। उसका साम्राज्य का विस्तार था एशिया के भागों में, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक इसके साम्राज्य फैला हुआ था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता और वो हर साल हमारे भारत पर आक्रमण करता। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, क्योंकि हमारे भारत में जो मंदिर थे वे बहुत ही भव्य थे, इमारती थे, यहाँ पर बहुत सारा पैसा था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। और हमारे गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा पैसा था, सोना था, आज भी है। तो मोहम्मद गजनी बार बार हमारे भारत में आता और यहाँ से मंदिरों को और लूट पाट कर पूरा धन संपत्ति अपने देश लेकर वापस चला जाता था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। और वो हमारे यहाँ भारत से मंदिरों से जो भी पैसा जीत कर लेके जाता, वो अपने देश ले जाकर उसकी राजधानी थी गजनी, उसके सुधार में और उसको और अच्छा बनाने में वो सारा पैसा वो खर्च कर देता था। फिर है सुल्तान मोहम्मद महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अब मोहम्मद गजनी ने क्या किया कि उसके दरबार में एक विद्वान था अल-बरूनी, जिसका नाम क्या था, अल-बरूनी। वो पढ़ा लिखा था, तो उसने जो कार्य किए, जहाँ भारत पर कितनी बार उसने आक्रमण किए, यहाँ से कितना धन संपत्ति उसने लूट कर वो अपने देश लेकर गया और अपने देश में उसने क्या क्या कार्य करवाए, तो इन सब का लेखा जोखा रखने का काम उसने किसको सौंपा, अल-बरूनी को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और अल-बरूनी ने जो किताब लिखी थी, किताब अल हिंद, उसके माध्यम से हमारे इतिहासकारों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में अब मोहम्मद गजनी हो गया, इधर चाहमान, गुजर, प्रतिहार, ये सब आपस में लड़ते थे। तो फिर इसके अलावा जो चाहमान राजा थे, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने लगे। चौहानों को पहले चाहमान कहा जाता था, ये भी राजपूत थे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। और चौहानों का राजवंश कहाँ पर था, दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो एरिया है उस पर किसका शासन था, चौहानों का शासन था। और चौहान में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महत्वाकांक्षी शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। अब चौहान राजा ने क्या किया कि भाई दिल्ली और अजमेर में तो है ही है हमारा अधिकार, अब इसके पश्चिम में और थोड़ा पूरब की ओर भी अपना साम्राज्य का विस्तार करने की उनमें चाह थी, जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। और ये सब राजा वैसे आपस में लड़ते रहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने जैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, तो उधर गुजरात में चालुक्य थे, इनसे इनका युद्ध हुआ। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गढ़वाल राजवंश था, उनसे भी इनको टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इन्होंने 1168 से 1192 ईस्वी तक शासन किया, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। और जब मोहम्मद गोरी ने
हमारे भारत पर आक्रमण किया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें हरा दिया था। अब मोहम्मद गोरी हारने के बाद अपने देश वापस चला गया था, लेकिन उसने तुरंत ही 1 साल बाद में 1192 में उसने वापस पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को संभलने का भी समय नहीं मिला और ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। और वो भी किस कारण हुई थी? इसके पृथ्वीराज चौहान का जो जवाई था उसका नाम था जयचंद। उसने धोखा दे दिया और मोहम्मद गोरी का साथ दिया, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।